नमस्कार। पिछली बार हमने चर्चा की कि आत्म मूल्यांकन क्या है, इसे क्यों करना चाहिए और यदि हम किसी और का मूल्यांकन कर रहे हैं तो उससे संबंधित क्या-क्या चेतावनियां हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि आत्म मूल्यांकन कैसे किया जाए, कैसे हम अपनी प्रगति को नापेंगे, इसकी क्या विधि है। तो आज हम उस विधि के बारे में चर्चा करेंगे। तो जिस विधि के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वह चित्त की परतों में होने वाली जो गतिविधि है उस पर आधारित है। तो जो साधक जितना विकसित होगा उसकी परतों में जो गतिविधि है वो उतनी संतुलित होगी, उतनी अच्छी होगी। और जो साधक कम विकसित है या जो जीव कम विकसित हैं उनकी परतों में जो गतिविधि होगी वह उतनी असंतुलित होगी। और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो विकसित साधक है वो उच्च अवस्थाओं में रहना पसंद करते हैं और जो निम्न स्तर के जीव हैं वे निचली परतों में रहना पसंद करते हैं। अब यदि आपके मन में ये प्रश्न आ रहा है कि यह गतिविधि क्या है, ये परतें क्या हैं, आदि आदि, तो यहाँ पर मैं आपको उसके बारे में संक्षेप में कुछ बताना चाहती हूँ कि सभी जीव स्मृति के विभिन्न परतों से मिलकर बने हैं और इन परतों में निरंतर कुछ न कुछ गतिविधियां चल रही हैं। उदाहरण के लिए यदि आप मानव शरीर को ले, वो चित्त की एक परत है और उसमें विभिन्न गतिविधियां चल रही हैं। और आप देखेंगे कि किसी व्यक्ति का शरीर अच्छा होता है, स्वस्थ होता है, किसी का स्वस्थ नहीं होता है। कोई अपने शरीर का ज़्यादा ध्यान रखता है, कोई अपने शरीर का ज़्यादा ध्यान नहीं रखता है। इसी तरह के बहुत सारी अलग अलग गतिविधियां चल रही हैं। हाँ, जो परत है वो एक है, अर्थात मानव शरीर एक परत यदि हम कहें चित्त की है तो वह एक ही प्रकार की है, लेकिन उसमें जो गतिविधियां चल रही हैं वो अलग अलग हैं। तो यह एक छोटा सा उदाहरण था चित्त की परत और उसमें होने वाली गतिविधियों का। और यहाँ पर हम जो मूल्यांकन करने वाले हैं वो उन गतिविधियों की सापेक्षिक तुलना है, अर्थात हम कोई एक गतिविधि लेंगे और उसके तुलना में अलग अलग गतिविधियों का स्तर नापने का प्रयास करेंगे। अब इन गतिविधि को मापने के लिए जिस पैमाने का हम उपयोग करने वाले हैं वो व्यक्तिनिष्ठ है और आप चाहें तो स्वयं अपना कुछ उपाय उपयोग कर सकते हैं, आप अपनी विधि बना सकते हैं। लेकिन यह एक बहुत ही सामान्य और मौलिक सी विधि है और यह अधिकांश लोगों के लिए कार्य करेगी। यहाँ पर हमें यह जान लेना चाहिए कि सब अपने आप में भिन्न है और ये तरीका सामान्य रूप से सभी पर लागू किया जा सकता है। आप इसका उपयोग करके अपना मूल्यांकन कर सकते हैं और यदि आपको इसमें कुछ बदलाव करने की आवश्यकता लगे तो आप स्वयं अपना तरीका भी बना सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि हम आगे ऊपरी परतों और निचली परतों के बारे में बात करने जा रहे हैं और हम किसी एक व्यक्ति को ऊपरी परत में रहने वाला और किसी एक व्यक्ति को निचली परत का व्यक्ति कहेंगे, किसी को अधिक विकसित और किसी को कम विकसित कहेंगे। लेकिन आपको यह जानना ज़रूरी है कि सभी में समान संभावनाएं हैं, सभी में सारी परतें सक्रिय हैं और यदि यह सक्रिय नहीं होती तो शायद यह जीवन संभव नहीं होता। इसलिए यह वर्गीकरण सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है, इसका उपयोग किसी से भेदभाव करने के लिए नहीं करना चाहिए। कौन अधिक विकसित है, कौन कम विकसित है, यह तब तक हमारे लिए जानना ज़रूरी नहीं है जब तक हमें किसी और का मूल्यांकन करने के लिए नहीं कहा जाए और अनावश्यक रूप से इसे नहीं करना चाहिए। लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के लिए यहाँ पर वर्गीकरण आवश्यक है, इसलिए हम विकसित कम विकसित इस प्रकार वर्गीकृत करके इस जीव रूपी संरचना को जानने का प्रयास करेंगे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितना विकसित है और कितनी निचली परतें सक्रिय हैं या कितनी ऊपरी परतें सक्रिय हैं, सब में समान संभावनाएं छुपी हुई हैं।
तो यदि आप पाते हैं कि आप में कभी निचली परतें सक्रिय हैं तो आपको उसकी चिंता करने या वहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी में ये परतें पाई जाती हैं और सब में यह गतिविधि अलग अलग रूप में उपस्थित होती हैं और तभी यह संरचना जो है वह कार्य कर पा रही है। अब आगे चलते हैं। तो हमने इन परतों को 7 समूहों में बांटा है, जो कि बहुत ही परिचित समूह हैं और आप देख सकते हैं कि 24 घंटे में इन परतों में जो गतिविधियां हैं वो बदलती रहती हैं, इनमें परिवर्तन होता रहता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी व्यक्ति की जो परत आज सक्रिय है, हो सकता है 1 हफ्ते में या 1 महीने में उसमें कुछ बहुत ही बड़ा परिवर्तन हो जाए और उसकी कोई और परत सक्रिय हो जाए। तो यह बदलता रहता है, लेकिन हमने समझने के लिए इसे 7 समूहों में बांटा है। अब जो व्यक्ति अधिक विकसित होगा उसमें सभी परतों में होने वाली गतिविधि बहुत ही संतुलित होगी और जो व्यक्ति कम विकसित होगा उसमें यह गतिविधि उतनी संतुलित नहीं होगी। किसी एक परत की गतिविधि उसमें बहुत ज़्यादा होगी, किसी एक परत की गतिविधि उसमें बहुत कम होगी। क्योंकि हम यहाँ पर गतिविधियों को नापने के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें कुछ ऐसे मापदंड चुनने पड़ेंगे जिनके आधार पर हम यह वर्गीकरण कर पाएं। तो हम यहाँ पर 6 ऐसे मापदंड उपयोग करने वाले हैं जिनके आधार पर हम चित्त की परतों का वर्गीकरण करेंगे। तो ये 6 मापदंड कौन कौन से हैं? पहला है व्यवहार, दूसरा है वाणी, तीसरा विचार, चौथा है संबंध, 5वां है मनोरंजन के साधन और छठा है विकार। तो इन 6 मापदंडों के आधार पर हम आत्ममूल्यांकन करेंगे और अलग अलग परतों को वर्गीकृत करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर किसी भी चीज़ का अनुमान लगाना ठीक नहीं है। जो जैसा है उसे वैसा देखें और निष्पक्ष होकर यह मूल्यांकन करें, क्योंकि यदि आप किसी व्यक्ति को किसी और मापदंड के आधार पर वर्गीकृत करके उसका मूल्यांकन करना चाहेंगे तो वह ठीक नहीं होगा। उदाहरण के लिए यदि आप उनकी जाति को देखकर यह निश्चित करते हैं कि हाँ यह व्यक्ति उच्च स्तर का है, या उनकी वित्तीय स्थिति को देखकर यह निर्धारित करते हैं कि यह उच्च स्तर का होगा, तो यह ठीक नहीं है। हर प्राणी में हर प्रकार की संभावना हो सकती है और जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करें, उसे वैसा देखें। अपनी तरफ से कोई अनुमान नहीं लगाना चाहिए। पहले आपको देखना होगा कि वहाँ किस तरह की गतिविधि है, फिर आपको उसका निर्णय लेना होगा। आपका स्वयं का क्या अनुभव है, आपको क्या तार्किक लगता है, उसके आधार पर ही यह अध्ययन किया जाना चाहिए। कोई भी और भ्रष्ट मापदंड का उपयोग नहीं करना चाहिए। जो समाज में आमतौर पर प्रचलित हैं उसका उपयोग नहीं करें। ये पूर्ण रूप से आपके अनुभव पर आधारित होना चाहिए और तार्किक होना चाहिए। तो इस तरह हम देखेंगे कि हम निष्पक्ष होकर मूल्यांकन करेंगे और तार्किक भी होना चाहिए। आप जब किसी का मूल्यांकन करते हैं तो वह सिर्फ एक फ़ोन के आधार पर या उनसे कुछ समय बात करने के बाद ना करें। इस मूल्यांकन में समय लग सकता है, तो आप कुछ महीने कुछ वर्ष का समय जब किसी व्यक्ति के साथ बिताएं और आपने जो समय उनके साथ बिताया है उस अनुभव के आधार पर यदि आप मूल्यांकन करें तो ही वह ठीक होगा। लंबे समय के बाद ही आपको किसी निष्कर्ष पर निकलना चाहिए। तुरंत किसी को देखकर कोई निष्कर्ष ना निकाले, तो इस मूल्यांकन में समय लगता है। यदि आप स्वयं का मूल्यांकन कर रहे हैं तो भी उसमें निष्पक्ष रहें, और यदि आप किसी और का मूल्यांकन कर रहे हैं तो भी वहाँ पर किसी प्रकार का अनुमान ना लगाएं, निष्पक्ष रहें और कुछ समय उनके साथ बिताने के बाद ही आप मूल्यांकन करें और उनके बिना कहे मूल्यांकन ना करें। उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन करने की कोशिश ना करें। जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करें। जब इसके बारे में पूछा जाए तभी मूल्यांकन करें। तो आइए हम शुरू करते हैं आत्म मूल्यांकन की ये श्रृंखला।